बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। TNN न्यूज़ पे आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम यही सच है। मैं हूं आमिर रज़ा और मेरा साथ देख रही हैं इकरा उमर। इकरा उमर, आज का हमारा ये पहला प्रोग्राम है, कैसा फील कर रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को हमारा इस प्रोग्राम का जो सिलसिला शुरू करने से पहले, क्योंकि ये तारफ़ी प्रोग्राम भी है, तो इसमें एक चीज़ से मैं ज़रूर आप लोगों को आगाह करूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम का पैटर्न बड़ा सिंपल है। ये कोई उस तरह से जैसे कि हम एक रूटीन में देखते हैं कि एक एंकर है या एक होस्ट है और उसके साथ दूसरा एक मेहमान है और या कोई ख़ास तबसरा निगार या तजदिया निगार है, तो एक सवाल और जवाब का सिलसिला चलता है। तो यहाँ पे चूँकि हम दोनों एक वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं, कोलीग्स भी हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लाइटर टोन पे एक प्रोग्राम ऐसा बनाएं जिसमें हम वो बातें करें एक डिस्कशन के माहौल में कि जो एक आम लोग या एक आम इंसान जो सोचता है। तो इकरा उमर, आपके यकीनन कुछ सवालात होंगे जो आप करना चाहेंगी मुझसे। ये डिस्कशन को शुरू करने से पहले जारी बात उसका एक करीना होता है कि कोई ना कोई एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जिससे एक बात चल निकलती है। तो अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप जरूर कीजिए। जी जी, जैसा कि आपने बताया है कि हमने इस चैनल के ज़रिए एक आम आदमी की सोच को सामने लेकर आना है। आजकल हर आदमी इंटरनेट का दौर है और सोशल मीडिया से अटैच रहता है, लेकिन उसके साथ साथ हर आदमी, आम आदमी जो है, अपनी ओपिनियन भी रखता है हर सियासी उतार चढ़ाव के साथ। तो जैसे कि आजकल खान साहब की हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हैं, उनके जलसों वगैरह को देखते हैं, तो दिन ब दिन उनकी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन उसी के साथ साथ राना अमर हम देखते हैं कि उनके कुछ ऐसे तबसरे वगैरह होते हैं जिनसे उनकी पॉपुलैरिटी को फ़र्क पड़ता है। जैसे कि वो अपने जलसों जुलूसों में काफ़ी दफ़ा जजेस के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे उनकी पॉपुलैरिटी को भी काफ़ी नुकसान होता है। इस हवाले से आप क्या अपनी राय देना चाहते हैं? देखें इकरा, पहला तो मेरा डिसएग्रीमेंट इस बात पे है कि जो खान साहब को जिस तरह एक लीडर के तौर पे पाकिस्तान में और दुनिया भर में लोग जानते हैं, तो देखिए जब भी कोई ऐसा वो बयान दागते हैं ना, तो उससे ये ध्यान में रखिएगा, उससे उनकी पॉपुलैरिटी को, उनकी शख्सियत को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, बल्कि उनका ग्राफ मज़ीद बेहतर होता है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बर्र-ए-सग़ीर के ओवरऑल खिते में लोग एक दिलेरी को, एक बहादुरी को और ऐसी एक चीज़ को, झलक को देखना चाहते हैं अपने लीडर में जिस पे उनको एतमाद आए कि हाँ ये वो शख्स है। नो डाउट लीडरशिप तो है, इमरान खान साहब की शख्सियत में लीडरशिप तो वह से ठीक है। तो इसमें उनकी शख्सियत पे तो असर नहीं आता। हाँ, आप किस तरह से ये कह सकते हैं किसी हद तक कि ऐसे बयानात के आने के बाद जो इदारे हैं जब वो एक्शन लेते हैं तो उनमें जो पॉलिटिकल फिगर है जो किसी पार्टी को हेड कर रहा है, उसने इलेक्शन लड़ना है, तो उस पर सर्टन कुछ पाबंदियां और बैरियर्स हैं। और कुछ इदारे ऐसे हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी चाहे जितनी भी हो, चाहे पूरे का पूरा मुल्क उसके साथ खड़ा हो, बट उसे एक लीगल प्रोसेस के जरिए से गुजरना होता है। चाहे वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने हैं, उसकी एक अपनी पूरी एक तरीकाकार है, उसमें उसको अपने एसेट डिक्लेयर करने पड़ते हैं। और एसेट की जो डिक्लेरेशन है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, वो नहीं देखती कि आपकी फेम क्या है। बिल्कुल, उसमें देखा जाना है कि आपने अगर कोई अपना एसेट कंसील किया विलफुली, तो डेफिनेटली फिर आप वो कहते सादा कमीन नहीं रहे। लेकिन राना अमर साहब, हम ये देखते हैं कि ऑपोजिशन को बड़ा एक मौका मिल जाता है, एक टॉपिक मिल जाता है उस हवाले से टारगेट करने का, खान साहब को उनके काम को टारगेट करने का एक बड़ा डिग्रेड करने का उन्हें मौका मिल जाता है। ऐसा कोई भी अगर वो बयानियाँ देते हैं। देखिए ये एक सानवी सवाल आपका सामने आ गया। पहला चूंकि आपको सवाल था जो खान साहब के बयानात को और इदारों की तरफ से जो एक्शन लिए गए रद्द अमल है उसके हवाले से मैं उसको अगर एड्रेस कर लूँ, मुझे इजाजत दें, तो फिर दूसरा मैं इंशाल्लाह इसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को भी लेता हूँ कि ऑपोजिशन जो रद्द अमल अपना जाहिर करती है ऐसी सूरत हाल में, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, तो वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। इसमें सूरत हाल ये जो मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा कि देखें, जब नॉमिनेशन पेपर आपने जमा करवाने हैं तो इदारे को, इलेक्शन कमीशन को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि आप कितने
बड़े लीडर हैं। बिल्कुल। उसने कहना है ये 4 या 5 या 10 खाने हैं भाई, इसमें वो रेलिवेंट चीज भर दें। बिल्कुल। अपना मजहब बताएं, आपका नाम क्या है, आप मतलब जो वेयर अबाउट है जो वो आइन के आपको मुताबिक। ओके, अब आपको उन्हें फॉलो करना होगा। अपने जो भी आपका कानूनी मुशीर है उससे मुशावरत के बाद आपको बड़ा उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई लिवरेज मिलेगा। बिल्कुल। ठीक, तो आपने इसी तरह से जब आप खुदा ना खास्ता आप विलफुली कोर्ट की तौहीन कर देंगे और कोर्ट आपको सजा दे दे अल्टीमेटली या कॉन्सिक्वेंटली, तो फिर आपकी फेम को नहीं देखा जाएगा, बल्कि देखा जाएगा क्या कानून के मुताबिक जो आपने एक्ट किया वो काबिल गिरफ्त है, क्या उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। मैं इस सिनेरियो में कह रहा हूँ जो खान साहब पे रिसेंटली हुआ और वो खत्म हो गया मामला, तो उसमें आपको एहतियात करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप एक मुल्क में मुरवजा आइन और कानून के पाबंद हैं। अब आ जाए इस बात पे कि खान साहब ऐसा क्यों करते हैं। देखें, एक बात आपको पता है कि जब से खान साहब आए हैं पॉलिटिक्स में, और ख़ास तौर पे जो पिछले 10-15 साल में जिस तरह पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुए हैं खान साहब के आने की वजह से, ऐसा वोटर जो मीडियोकर और लोअर मीडियोकर फैमिली का था, जो पढ़ा लिखा वोट था, वो फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में सड़कों पे आया। जबकि दूसरी जो महज़ब दुनिया है उसमें पढ़ा लिखा तबका ही वो तबका होता है जो पॉलिटिकल प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि गुलामी रही, गुलामी के बाद जिस तरह से हम इवॉल्व हुए तो बाद से हुआ ये कि ऊपर उसी तरह से कुछ जो तबके थे, कुछ खानदान थे वो रूल कर रहे थे, और नीचे वही तबका जो गुलाम था वो आज भी गुलाम है, जरा मॉडर्न गुलाम उसे आप कह सकते हैं। आमिर रज़ा, हम ये भी देखते हैं कि हमारी खान साहब के साथ देने वाली यूथ बहुत है। जी बिल्कुल, और पढ़े लिखे लोग हैं, यंगस्टर बहुत ज्यादा खान साहब को फॉलो। पहले की यूथ जो होती थी दूसरी पार्टी के साथ, उनमें वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनकी पढ़ी लिखी यूथ है उनके साथ। तो मैं दोबारा अपने उसी पॉइंट पे आऊंगा कि अब आ जाए जो खान साहब के बयानात हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँ, आप कभी भी चीजों को आइसोलेशन में रख के नहीं देख सकते। अब एक शख्स बैठा है टीवी के सामने, उसने एकदम से देखा जी कि खान साहब आए टीवी पे, उसने कहा जी कि फलां जज साहबा जो हैं हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, उन्होंने बड़ी ज्यादती की है। तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ा गलत है, ये तो इस मुल्क में कोई आइन कानून है कि नहीं है कि एक शख्स खड़ा है सामने लाखों लोग हैं और वो भरे मजमे में ये कह रहा है जी कि मैं फलां जज के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। अच्छा, अगर आप उसकी हिस्ट्री को देखेंगे, उसके प्री एंड कॉन को देखेंगे, और फिर उस शख्स की आप देखेंगे वो किस जगह पे आके खड़ा है और पीछे उसने क्या क्या फेस किया है, तो फिर आपको उसके बयान की समझ आएगी। अब मैं तौहीन अदालत को थोड़ा सा एड्रेस करता हूं, क्योंकि आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था कि आया खान साहब ऐसे बयानात दे देते हैं और उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई तासुर ऐसा आता है पार्टी की पॉपुलेशन जी, उसकी जो पॉपुलैरिटी पे सॉरी जो उस पर असर आता है। तो उसमें मैंने अर्ज किया था कि पॉपुलैरिटी पे असर नहीं आ रहा। असर क्या आ रहा है कि खुदा ना खास्ता ऐसे हो सकता है कि जिस स्विंग पे खान साहब जा रहे हैं, जिस मोमेंटम पे वो लेके चले गए चीजों को, जिस हाइप पे मामला आ चुके हैं कि आम आदमी उसके लिए रो रहा है। आम आदमी कहता है, माएँ बहनें बेटियां बुजुर्ग औरतें बंदे वो रोते हैं उसके लिए कि यार इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई। हम ये भी देखते हैं कि इतना सिंसियर आदमी है पाकिस्तान के साथ। वुमेन्स का भी बहुत ज्यादा एक गैदरिंग होती है, बच्चों के साथ वुमेन्स घरों से निकलती हैं, जलसों में जाती हैं, एक क्राउड बिल्ड करते हैं खान साहब का साथ। क्राउड पुलर तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, खान साहब है। बिल्कुल। तो क्राउड पुलर से मुझे एक मजाक की बात होना लाइटर नोट याद आ गई कि लाहौर में जब हमजा शहबाज साहब का वो अभी आधा तीतर आधा बटेर वाली बात थी कि वज़ीर आला वो हैं कि नहीं हैं, तो उन्होंने वो देसी माइकल को बुलवा लिया और क्या वो मजाक बना। और हुआ ये कि बुलवाया तो उन्होंने इसलिए था कि इतनी देर में कोर्ट से एक नया ऑर्डर आ गया, तो उन्हें समझ नहीं आई कि हम करें क्या। पहले वो माइकल को नचाया बेचारे को, उसके बाद उसकी पेमेंट भी नहीं की, और उसके बाद फिर वो बड़े जोश खिताबत में वो तारड़ साहब और तार रफीक साहब, समझ नहीं आ रही थी कि ये कोई यहाँ पे कोई अपना सेलिब्रेशन हो रही है या मातम मनाया जा रहा है, तो लोग इसी में कंफ्यूज और ये वही बात हो गई आमिर रज़ा साहब के, आम आदमी के लिए सिर्फ खाना काबा के चक्कर रह गए हैं। हाँ जी, और ताकतवर के लिए खाना काबा के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो अच्छा 4 दफा हो चुका है कि मैं आपके सवाल पे आता हूं, तो आपके अंदर एक वो जो सिस्टम है वो एक्टिव है और वो अगला सवाल ले आता है। तो आप अपने सवालात को थोड़ा सा रोकें ताकि मैं आपके पहले सवाल को एड्रेस कर सकूं। अच्छा, माजरत है, मैं आपसे मजाक से कर रहा था। अब ये ना बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड जा रही है बात। नहीं, ये ऑन द रिकॉर्ड है सारा कुछ। हाँ जी, ये ऑफ द रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम का नाम ही रखा है यही सच। यही सच तो यही सच है कि इकरा जो मेरे साथ कर रही है बहुत बड़ी ज्यादती कर रही है। मैं पहले सवाल करें बिल्ड करने की मैं करती जा रही हूँ। नहीं, आप देखें पहले अपना पूरा जवाब ले लें मुझसे माजरत से। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूँ, देखें अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, खान साहब की अच्छी वाली गवर्नमेंट चल रही थी। बिल्कुल। आप जीडीपी को देखें, बेहतरीन। आप एक्सपोर्ट को देखें, बेहतरीन।
लाहौर में मेरे कज़न है, उनका ये इसी से मामला है, वहाँ पे इम्पोर्टेड वो शर्ट्स वगैरह वो तैयार होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, ठीक, ट्रेडिंग के उन्होंने हवाले कहा से कि हमारी जो फैक्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है, जो प्रोडक्शन कर रही है, उसमें एक्सपोर्ट में इस हद तक उनको ऑर्डर ज्यादा मिल रहे हैं, इतना रश हो चुका है, पूरा नहीं कर पा रहे, और पहली दफा सुना कि किराए के ऊपर जगह लेके वो फैक्ट्री लगा रहे हैं, अपने यूनिट्स लगा रहे हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर लूं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ले लें, ऑल दो कोविड अपनी पीक पे आया, तो मैं खान साहब को कहता हूं कि वाकई जीनियस है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पकड़ लिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की बैकबोन है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से खड़ा होगा, जहां कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खड़ी होगी सबसे ज्यादा पिसार मजदूर तबका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ है, जो वहां पे फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, कंपनीज में काम कर रहा है, या दिहाड़ी पे लोगों के घरों में या बिल्डिंग के ऊपर कर रहा है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है पहला जो फेज हमारा हो चुका है, इंटरवल का टाइम है, तो यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं इकरा के कॉन्टिन्यूस जो रैपिड फायर है उनका जवाब दूंगा। एक आशियां है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो, जहां आने वाली यादों का समा बसता हो, जहां कुशादा मंजिलों का रास्ता हो, और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है डिफेंस सिटी हाउसिंग स्कीम। न्यू बाईपास तरिकनी मोड़ से बरास्ता डिफेंस सिटी हाउसिंग स्कीम बूरेवाला रोड पर टीई ग्रुप का एक बेमिसाल रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट, जहां 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स चाइनीज इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी, जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन। आरिफवाला में पहली बार सोलर गार्डन स्लाइड्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जदीद मॉन्यूमेंट्स, मस्जिद, स्कूल, जिम, अस्पताल, इलेक्ट्रिसिटी, ई-टैग गेट, आयरन गेट, बाउंड्री वॉल, सीवेज सिस्टम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेग्राउंड, प्लेलैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, ट्रैफिक साइन, एंट्री रोड साइंस, कैट आई, इंटीरियर स्टोन, कर्ब स्टोन, सिक्योरिटी कैमरे, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। 20% एडवांस और सिर्फ 5200 रुपए फी मरला माहाना किस्त पर महदूद प्लॉट्स और तरक्याती काम 95% तक मुकम्मल। आए, देखें और बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। डिफेंस सिटी हाउसिंग स्कीम, मेन बूरेवाला रोड, आरिफवाला। मोबाइल 0301 8690 300। वेलकम बैक जी। बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से रुकी थी। आपका सवाल ये था, नाजरीन को मैं दोबारा याद दहानी के लिए, कि खान साहब जो बयानात दे रहे हैं जलसों जुलूसों में, और उसकी वजह से जो अदालती और दूसरे इदारों की तरफ से मुदाखलत होती है, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के रिएक्शन आते हैं, तो क्या उसके नतीजे में खान साहब की पॉपुलैरिटी पे कोई असर आता है? पब्लिक में उसका वोट बैंक खराब होता है, या खुदा ना खास्ता उनके लिए आइंदा इलेक्शन में क्या कोई कानूनी मुश्किल खड़ी हो सकती है? तो उसके बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि नो डाउट बाज़ औक़ात आपको उनके कई कहे गए बयानात गलत फील होते हैं, या बेमौका बेमहल महसूस होते हैं, या ऐसे लगता है कि ये बात पब्लिकली करने वाली नहीं थी। तो मैं आपको कहूँ कि खान साहब की एक बुनियादी जो बात है उनकी पूरी सियासत की, और ये किसी और सियासतदान में नहीं है, वो हर बात अपनी पब्लिक से स्ट्रेट वे करते हैं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में जब ये APS का इंसिडेंट हुआ और खान साहब ने कॉल ऑफ कर दिया अपने धरने को, तो उन धरने के दिनों में राहील शरीफ जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने खान साहब को बुलवाया। तो खान साहब ने कहा जी मुझे बुलाया, मैं जा रहा हूँ, और आगे बताया कि उन्होंने मुझे ये कहा है, मैंने उनको ये कहा, यहाँ तक बताया कि किस किस नशिस्त पे कौन बैठा था। ठीक, इसी तरह से जो अब रजीम चेंज के टाइम पे जो बातें हुई वो भी उन्होंने पूरे इस तरह से बताई कि किसने अप्रोच किया, वो माइन्यूट डिटेल भी अपने वोटर को बताते हैं, और यही उनकी खूबसूरती है, और यही वजह है कि आम वोटर के कैंडिडेट को नहीं देखता, वो देखता है कि ये खान साहब के कहने पे लाया गया है। यही वजह है कि बड़े सारे हलकों में वो कैंडिडेट बड़े गैर मरूफ होते हैं। जैसे एक दौर में भुट्टो दौर था कि उसने किसी मोची को भी टिकट दिया तो उसको वो लोगों ने जितवाया, तो अब वो दौर खान साहब का आ चुका है। अल्टीमेट आपको सच्चाई, आपकी दयानतदारी, आपकी डेडिकेशन, आपका पैशन और आपका नजरिया पे जरूर करता है। हो सकता है कि वक्ती तौर पे बंदा कॉम्प्रोमाइज कर ले, उससे कुछ चीजें गेन कर ले, बट खान साहब बड़े आदमी हैं, बड़े लीडर हैं,
और बड़ी गेम ही करेंगे। मैं आपके सवाल पे वापस आता हूँ। मैं जी। आपको अर्ज कर रहा था कि खान साहब के दौर में पाकिस्तान बिल्कुल राइट ट्रैक पे था। इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, जीडीपी बड़ा GDP बेहतरीन बढ़ था, रही थी। टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टॉप लेवल पे हुई। इस कदर टैक्स कलेक्शन कभी नहीं हुई थी। फिर अगर आप बात करें जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आशिक हैं खान साहब के, उनकी तरफ से रेमिटेंसेस बहुत आ रही थी। अभी आपने एक झलक दी होगी जो 2 से 3 टेलीथॉन किए हैं खान साहब ने, अरबों रुपए आधे घंटे में इकट्ठा कर दिया उस बंदे ने, और गवर्नमेंट के शायद कहने पे वो पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा। ठीक, यानी कि अवाम उनसे मोहब्बत करती है, और लीडर भी वही होता है जिसको अवाम चाहे ना कि कोई इदारा उसको लाके सर पे बिठा दे। जैसे कि आपको पता है कि नवाज शरीफ को घर से लेके डिस्कस करके उनके वालिद साहब ने कहा जी आप मेरा पुत्र हम तेरा ये भी हुआ। कह सकते हैं कि अवाम खानदानी सियासत से थक चुकी है थक और चुकी है वो काफी हद तक, ये बात थी। लीडर को देखना चाह रहे हैं। थके तो पहले भी हुए थे, उसके नताइज तो भुगत रहे थे, लेकिन आवाज बुलंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अवाम को हमेशा लीड करने के लिए एक रहनुमा चाहिए होता है, और वो खान साहब की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अच्छा, आगे आप चलें। जब खान साहब ने हुकूमत छोड़ी है तो ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे अब आधे रह गए, सिर्फ चंद महीनों में, अभी 6 माह के अंदर की बात है। ठीक, उसके बाद जो एक जॉब क्रिएशन हो रही थी, अब वो कहते हैं जी जॉब क्रिएट कहाँ की है। भाई जॉब क्रिएट का मतलब करने का ये नहीं है कि आप सरकारी महकमों में भर्तियां पटवारी और तहसीलदार रखनी शुरू कर दें। मेरिट नो, मैं अगली बात कर रहा हूँ कि जॉब क्रिएशन कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब देना, उनको मुलाजमत देना, उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने। तो सर अगर आप ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर को आप हौसला अफजाई करते हैं, बाहर से लोगों की जो कंपनीज हैं, मोबाइल बनाने वाले हैं, गाड़ियां बनाने वाले हैं, टेलीकॉम वाले हैं, कोई भी है, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मीडिया हाउस, जब वो आते हैं पाकिस्तान में आपके मुल्क में वो इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें मैन पावर चाहिए होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो उसमें मैन पावर बढ़ती है। तो लाजमी नहीं है कि वो जो मैंने पहले बात की कि सरकारी महकमों में भर्तियां हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा हुई। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें खान साहब ने बड़ी जबरदस्त की। और खान साहब की सबसे बड़ी अच्छी चीज थी, वो ये चाह रहे थे कि ये जो कौम है ये कर्जों की लानत और कर्जों की दलदल से निकले। आप कितनी अरसे तक एक ही काम करते रहेंगे कि कर्जा लिया और घर चला लिया, कर्जा लिया, अल्टीमेटली डिफॉल्ट कर जाएंगे। आपके घर की कीमत उतनी नहीं होगी जितने आपके ऊपर कर्जे होंगे। तो यही है दिवालिया ना। तो खान साहब बड़े बेहतरीन अंदाज में गवर्नमेंट को चला रहे थे, ऑल दो लोगों को, यस, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि पहला वो शख्स है जिसने अपनी वक्ती तौर पे अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी गवर्नमेंट को उसने स्टेक पे लगाया। लेकिन उसे पता था कि मैं आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या, जब वो साइफर आया उसके नतीजे में वो जो मोशन जो थी वो मूव की गई, अदम एतमाद की। और उसमें जो खान साहब को सबसे बड़ा गिला है ना, वो गिला बड़ा जायज है। उन्होंने कहा कि जब टाइमली मैंने ये बात आपके सामने रख दी थी तो फिर आपको चाहिए था जो इदारे हैं वो डिलीवर कर सकते थे, वो उसमें अपना मुस्बत जो रोल था वो प्ले कर सकते थे, और वो रोक सकते थे इस ऑपोजिशन को कि देखें आप एक अच्छी बड़ी चलती गवर्नमेंट को मत रोकें। पाकिस्तान इस वक्त जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात से गुजर रहा है, और पाकिस्तान के जो आपको भी पता है कि बड़ी सारी मुश्किलात हैं, इंटरनेशनली ग्रे लिस्ट में जा रहा था, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर के मामला थे, इंडिया रोज आए दिन कोई ना कोई मसले खड़े कर रहा था, सी पैक को लेकर बड़ी सारी साजिशें हो रही हैं, रशिया में आगे जंग लग गई थी। तो चाहिए था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को। और ये देखें इसमें कोई शर्म नहीं है, हम वो लोग हैं, हम कहते हैं हमने बुरा करना तो है बट पता ना चले कि हम बुरा कर रहे हैं। खान साहब डिप्लोमेसी को भी लेकर बड़े सीरियस एक्शन ले रहे थे इस टाइम पे। अब देखें कौन इनकार कर सकता है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं। जब से पाकिस्तान बना आज तक एस्टेब्लिशमेंट तो मूव कर रही है सबको, किसी को ला रही है किसी को निकाल रही। ठीक, तो क्या यहाँ पे 1.5 से 2 साल, सिर्फ 1.5 साल के लिए क्या नहीं हो सकता था कि एस्टेब्लिशमेंट पॉजिटिव रोल प्ले कर देती? अभी तो कर रहे हैं, अभी तो उनको बकअप कर रहे हैं। कहा तो ये जा रहा था अपोजिशन की तरफ से जी कि वो खान साहब को जी पैम्परिंग हो रही थी और फलां फलां। तो अब क्या हुआ कि जब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील करनी पड़ी IMF को कि भाईजान पैसे दे दें, तो क्यों करना पड़ा? क्या काम है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें? ये तो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है। तो हम मुनाफकत के साथ चलते हैं, माजरत के साथ, ये बहुत गलत है। हमें अपना एक चेहरा रखना पड़ेगा। तो खान साहब की जो गवर्नमेंट थी बड़ी बेहतरीन अंदाज में चल रही थी, उनको इदारों पर गिला मौजूद है, माजरत से, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो आर्मी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, इनको चाहिए था कि पॉजिटिव रोल अदा करते। मैं बतौर बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत एक आम शहरी ये समझता हूँ, और खान साहब की ये सोच ठीक है। तो वही झलक देखें, एक शख्स को गुस्सा आ रहा है, उसको पर्सनल गुस्सा तो नहीं है, वो रिस्पॉन्ड किस बात पे कर रहा है कि भाई मैं जब डिलीवर कर रहा तो आपने क्यों नहीं मुझे चलने दिया?
आप रोक सकते थे, आपने रोकने की बजाय उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया। और तो ये वो गुस्सा है जो आपको नजर आएगा फॉर टाइमिंग, हर जगह पे नजर आएगा। बट चलते चलते इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है चीजें सेटल डाउन होनी है, धूल जो है वो छटेगी, धूल बैठेगी, चेहरे साफ होंगे, रिश्ते दोबारा से इस्तवार होंगे। इदारों की जंग में कोई भी मुल्क चल नहीं सकता जब तक ये सारे कोलिशन में एक डायरेक्शन पे, एक पेज पे नहीं चलेंगे। पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता। और आखिरी बात मैं आपके स्पेसिफिक सवाल पे कि खान साहब के जो बयान थे अगर उनको ले भी नहीं तो उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने यही कहा कि लीगल एक्शन लेंगे। अब ये कह सकते हैं कि गलत जगह पे। अच्छा चले, मैं इस बात से एक और बात निकलती है। अगर अदालतें ये माइंड करना शुरू कर दें कि क्यों तनकीद हो रही है हमारे अदालतों को चलाने को लेके या उसमें इंसाफ या नाइंसाफी के मेयार को लेके, तो सर बताएं पाकिस्तान में आप सर्वे करा लें, आज 100-0 की रेशो निकलेगी। बताएं कौन सा पाकिस्तानी ये कहता है कि मुझे इंसाफ मिल रहा है? सर आप 20-20, 30-30 साल नस्लें खत्म हो जाती हैं। अगर हम पेंडेंसी देखें तो हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की तो कुछ भी नहीं। और हाई कोर्ट में लोगों ने पता क्या बनाया है? आम अनपढ़ बंदा ब्लैकमेल करना है, कहता है हाई कोर्ट में रिट डालें, स्टे ले लें अपील या रिट में, उसके बाद दबा दें। वो साल बाद आएगी डेट, 5-5 साल बाद निकलेगी, लेफ्ट ओवर हो जाएगी, आखिरी नंबर पे लगी। नंबर ऊपर लगना है, नीचे लगना है, ठीक, किसके पास लगनी है, कितने अरसे के बाद लगनी है, दबवानी कैसे, निकालनी कैसे, हर चीज तो वहां पे बैठ के हो रही है चैम्बरों पे। तो आप कैसे कहते हैं कि आप माइंड करेंगे? यस, सबसे पहले आप डिलीवर करें, लोगों को इंसाफ दें। अगर कहीं एक्सेप्शनल चांस है तो इंसाफ नहीं मिला, फिर कोई बंदा खड़ा हो जाए, आपको सुली तौर पे तब भी रद्द अमली देना चाहिए, उसे इंसाफ देना चाहिए। चलें अब तब उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लें। आप इंसाफ ही नहीं दे रहे ना। आप वकील हैं, मैं वकील हूँ, इन्हीं कोर्ट में सारा सुबह शाम होते हैं और ये अलमिया है इस वक्त। तो इसलिए खान साहब ने अगर कह दिया तो ना वो दहशतगर्दी और ना ही वो कोई मेरे ख्याल में ऐसी कोई तौहीन हुई है, तो और ना ही खान साहब की सूरत इंसानी रिएक्शन ले सकते हैं कि जैसे आम इंसान एक चीज़ से स्विच हो जाता है और उसके बाद उसका कोई ना कोई अब्रप्ट एक वो अपने एहसासात को बयान करने की कोशिश करता है। तो उसी तरह खान साहब पर क्योंकि उनको स्नब करने की कोशिश की जा रही थी, इदारों से अटैक हो रहे थे बार बार, तो वो एक उनके रिएक्शन को कंसीडर करता है। और आप समझिए खान साहब एक फाइटर है और वो कभी दीवार से नहीं लगेगा, वो रिएक्ट करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। और वो किसी, मैं आखिरी बात, टाइम हमारा खत्म हो रहा है, मैं आखिरी जुमले पे खत्म करूंगा। वो एक हाथ देखने वाले आपने जो मी कहे, पॉमिस्ट कहे, उससे किसी ने पूछा तो उसने कहा जी खान साहब उस दौर से गुजर रहे हैं कि हर आए रोज केटो के बाद माउंट एवरेस्ट उनके सर पे है, एक पत्थर के बाद पहाड़ आएगा, पहाड़ के बाद अगली चट्टान, उसके बाद अगला ग्लेशियर आएगा, बट उसका सितारा उस अरूज पे है। अल्लाह की उस पे खास ऐसा करम है उसकी नीयत की वजह से, उसकी सच्चाई और दयानतदारी की वजह से कि वो ऐसे फूल की तरह उसको उठाएगा और जब वो उस बोझ के नीचे से निकलेगा तो वो और भी ऊपर जाके एक सितारे की तरह चमकेगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं और इकरा आज के प्रोग्राम से आपसे चाहेंगे इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।